तुम्हाला वाटत का बोलू राहिला मास्तर पागल झाला पागल तुमच्यासाठी का करता व्हा लागते पागल. ठीक आहे, म्हणून उद्यापासून जो पळाला तो काय म्हणते आपल्याला दगडच ठेवा, आपल्याला देव बनायचं नाही. बरोबर. आणि ज्याला देव बनायचं आहे, देव म्हणजे काहीतरी वेगळं बनायचं आहे, थोडंफार तरी बनायचं आहे, त्यांना रोज यायचं जे म्हटलं ते फॉलो करायचं. असे कसे रिझल्ट नाहीत तुमचे. 101% गॅरंटी देतो. बोर्ड तो सोडा, सीटी मध्ये तुमचे 90+% आणतो. फक्त आताच आज नीटची बॅच घेतली. नीटचे जर क्वेश्चन एवढे इझी होऊ शकते डीएफचे, तर सीईटीचे काय असेल सांगा. सीईटी अरे नीटचे असे 10 लाईन लिहून दिल्या, 10 ते 15 लाईन, 15 लाईन वर नीटचे पूर्ण क्वेश्चन. सीईटी वाल्याचे तो 10 लाईन बनल, त्याच्यावरच बंद क्वेश्चन. 10 लाईन मध्ये 1 युनिट, 15 लाईन मध्ये 1 युनिट. फक्त कंडिशन आहे त्या 15 लाईन अशा पाहिजे. स्कॅन्डियम ट्राय पॉझिटिव्ह म्हटल्यावर काय आलं पाहिजे, ते आजचं आहे ना म्हणून. ठीक आहे का, म्हणजे तुम्हाला दिमाग आहे नसता तर मागे नसतं लागलो तुमच्या. लक्षात ठेवा. बघा इकडे वी हॅव डिस्कस. उद्यापासूनचा रूल समजले सगळे. हा, आणि नाही आले 2-4 चालन, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, पण बाकीचे तो सुधरण. आता सब तसेच आहे ना, 10-15 जण अभ्यास करून येते फक्त, हे इकडून तिकडून जवळ ते सांगते मग यांचं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. फॉर्म्युले कॉन्सेप्ट बिलकुल ओरली पाहिजे. तेच येते पेपर मध्ये. बोर्ड पेक्षा सीईटी इझी आहे, आणि बोर्डच्या भरोश्यावर कुठेच ऍडमिशन भेटत नाही. कशाच्या भरोश्यावर भेटते, सीईटी, नीट, जेई. ठीक आहे, बीएससी ला भेटते फक्त बोर्ड, त्याच्यात सीईटी वरची लावून ठेवते बाजूले. आपण जर म्हटलं बोर्ड मध्ये कमी आहे पण सीईटी मध्ये बडी आहे, देऊन देते ऍडमिशन. तो वी हैव सीन यस्टरडे अबाउट द वर्क डन. 3 टाइप के वर्क डन हमने देखे. आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक एंथैल्पी हमने कल शुरू कर दिया था. एंथैल्पी. अब मैं एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ, देखो अभी एंथैल्पी ऑफ पहली, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ दूसरा नाम वेपोराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. डेफिनेशन. The amount of heat required to convert 1 mole of, ठीक है, 1 mole of, ये कॉमन सेंटेंस, 1 mole of solid to its liquid, 1 mole of solid into liquid at melting point. 1 mole लिहायचं आहे, बसून राहिले मस्त, ऐकू ते येत असेल राजा. ठीक आहे. दुसरं सॉलिड टू लिक्विड, दुसरं काय इन लिक्विड इनटू गॅस ऍट बॉइलिंग पॉइंट. आणि तिसरा सॉलिड इनटू गॅस बिलो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंटच्या कमी टेम्परेचरवर. ठीक आहे. हा, रिप्रेझेंटेशन. डेल्टा फ्यूज एच, डेल्टा वैप एच, डेल्टा सब एच, सगळ्यांच्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. तिन्हीच्या डेफिनेशन तुम्ही अशा लिहू शकता. प्रत्येकाची डेफिनेशन बोर्ड साठी कमी आली, एंट्रन्स साठी प्रिपेअर झाली. यालाच म्हणतात समराइज करणे. यालाच म्हणतात 1.5 पेजचं मॅटर
अर्ध्या पेजच्या कमी मध्ये कन्वर्ट करणे, यालाच 50 वेळा लिहून पाहणे. ठीक आहे. लिहिताना दिमाग लिहतच असतो, विचारच करत असतो. बिन पाहून लिहिताना नाही. एक वेळा पाठ करायचं, तुमचं 1 मिनिटासाठी पाठ राहते. ठीक आहे. तो बस 1 मिनिट पाठ झाल्याबरोबर बिन पाहून लिहून काढायचं, 2-4 वेळा लिहून काढायचं, पुन्हा 1-2 तासाने घ्यायचं, पुन्हा 2-4 वेळा लिहून घ्यायचं. असा कसा गोष्टी करायला वेळ मिळते तुम्हाला? जिंदगी चेंज होईल. आता भांडे घासजा मग, चांगलं सांगून राहिलो खरंच. ठीक आहे. कारण आजकाल नॉर्मल वाले खूप आहे. काही दिवसानं क्वालिफाईड राहील भांडे घासणे. हो, खरंच खोटं नाही सांगत. ठीक आहे. मी सगळ्यांनी म्हणून राहिलो, या जर शिकल्या खूप तर तुम्हाला घासा लागेल. अरे आज ना यार, तिला पेमेंट राहील 80,000 90,000, तू जाशील 10,000. त्यापेक्षा म्हणून काय घरीच नाही ना, भांडे घासत जा, हे करत जा, ते करत जा. आहे का रिअल मध्ये कंडिशन आहे. का वाईट आहे त्याच्यात? पहिले बाया घर सांभाळत होते, माणसं कामाला जात होते. आता जर बाई जास्त क्वालिफाईड असली तर बाई कामाला जाईल, तर माणसं घर सांभाळ. काय त्याच्यात? ऑप्शन इज इन युअर हँड. ठीक आहे. यू हॅव टू चूज. ठीक आहे. कारण संसार तर दोघांना मिळून चालवायचा आहे ना का? ठीक आहे. तुम्ही ऑप्शन आहे म्हणून आता ठरवा, ते नंतर नाही राहील मग ऑप्शन. मग भांडण, मी कसं भांडे घासू म्हणून पहिलं नाही समजलं, मग माझी आठवणी तुम्हाला यार म्हणे यार मास्तर. ठीक आहे. येईल का नाही का? म्हणून लक्षात ठेवा, आत्ताच ऐकून घ्या, फायद्यात राहा. ठीक आहे. झालं. नेक्स्ट. खरं बोलतो मी, खोटं नाही बोलत. पहा इकडे. नेक्स्ट एन्थॅल्पी. हे झालं एन्थॅल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन. काय हे? एन्थैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन. आफ्टर स्टडिंग दिस एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, अभी हमारे पास और भी अलग अलग एंथैल्पीज है. एक है बॉन्ड एंथैल्पी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे. कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी. आज का लेक्चर वेस्ट गया लेकिन इन्वेस्ट हुआ, ध्यान में रखना. कल के बाद आपकी सारी बातें लर्न रहेंगी, नहीं तो खड़े रहेंगे. ठीक है. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? डेफिनेशन जाने दो, समझ लेते हैं कि अगर हमें ये बॉन्ड तोड़ना है और इसका एक बॉन्ड नहीं, एक मोल पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. एक मोल मतलब कितने बॉन्ड? 6.022 इंटू 10⁻23. इतने इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ बीच बॉन्ड एचएच बॉन्ड. बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या फर्क है? बॉन्ड जब टूटता है तो उसको तोड़ने के लिए क्या लगती है? एनर्जी. तो उसी तरह जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एनर्जी खाता है, लेकिन बॉन्ड को जब बनता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? एनर्जी. ठीक है. और इसीलिए क्या हो रहा है? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी. लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम. सिर्फ साइन कैसे होते हैं? अपोजिट. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये एनर्जी उसने क्या की? एब्जॉर्ब. इसलिए उसका साइन क्या होता है? प्लस. और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब जब बॉन्ड बना तो एनर्जी जो रिलीज हुई, इसलिए उसका साइन क्या होता है? माइनस. ठीक है. तो बॉन्ड एंथैल्पी का साइन माइनस और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का साइन प्लस, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम. तो हम जनरली लिखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया. कितनी बार गई? कैसे गिनेंगे? कुट गिली गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. लेकिन बॉन्ड लिया, अपने पास करंट लगाया और लगाई, गिना कितनी जूल लगी? हाँ, 10 जूल कम हो गई एनर्जी, तो 10 जूल लग गई, गिन लिया हमने. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए हमेशा जो वैल्यूज हमें गिवन होती है वो 99.99% केसेस में किसकी दी होती है?
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की ही गिवन होती है, लेकिन बोला जाता है कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो इसीलिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एचएच बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीच बॉन्ड, एचएच बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एचएच बॉन्ड का मीनिंग क्या है समझ गए? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बीच एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीच बॉन्ड, एचएच बॉन्ड। क्लियर है? तो ये होगी बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे रिप्रेजेंट करते समझ गए? अब ये बॉन्ड एंथैल्पी है, डेफिनेशन अपने पास लिख के एक बार रिवाइज मार लेना। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी समझ गए। अब बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसा है? कोई रिएक्शन है, हमेशा यही रिएक्शन आती, इसको लर्न करने का फायदा ये है कि ये बहुत बार आती। N2 गैस, सॉरी ब्रिज गैस, N2 गैस प्लस हाउ मच H2? थ्राइस H2 गैस gives twice NH3 गैस, gives how much NH3? twice NH3 गैस। ये रिएक्शन है, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस gives twice NH3 गैस, ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कौन सी एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी तो छोड़ो, बॉन्ड एंथैल्पी चलो, यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेंगी NN। और एक बात ध्यान में रखना, सब लोग समझ लो, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब उसको इतनी एनर्जी देनी है कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। मतलब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कितने बॉन्ड तोड़ने को लगने वाली एनर्जी? 3। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसा नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब उन दोनों को सेपरेट, चाहे उनके बीच में एक बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो या 3 बॉन्ड हो। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कितने बॉन्ड तोड़ने इसको? 3। इसकी मतलब 1, इसकी मतलब 3 NH। लेकिन इसमें भी NH बॉन्ड की एंथैल्पी रहेंगी, NH3 बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं रहेंगी, NH बॉन्ड की एंथैल्पी रहेंगी। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे। समझ गए? तो क्लियर है? तो हमें निकालना है, इसमें चेंज होती है क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने को एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ये बॉन्ड बनने में एनर्जी इवॉल्व, क्योंकि बॉन्ड बनेंगे ना, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे। और इसीलिए इस प्रोसेस के दौरान कुछ तो भी क्या चेंज होगी? एंथैल्पी। और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से, और चेंज इन एंथैल्पी इसलिए डेल्टा H, और रिएक्शन के दौरान हो रही है इसलिए R, और स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखे तो 0। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको समझ लेना, क्या है ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, एक इन टर्म्स ऑफ बीच एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। ध्यान में रखना, अभी तक हमारे जितने भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ अकेला ये बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आधे से ज्यादा लोग इधर ही बैंड बजा देते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला ऐसे दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, कि यार बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मूले में क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बाकी के इसमें क्या होता है? जनरली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिर्फ इसके फॉर्मूले में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट समेशन, समेशन मतलब अलग अलग बॉन्ड्स की एंथैल्पीज का सम। समेशन बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी को शॉर्टकट में मैं लिखूंगा BE। शॉर्टकट यूज करो, ठीक है, क्योंकि आप रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? लिख लिख के रिवाइज करेंगे। तो काम है दिमाग पे रिवाइज होना। तो BE लिखने के बाद क्या आना चाहिए? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, शॉर्टकट में प्रैक्टिस करो। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीच बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन। नीट जेई मैक्सिमम 99% आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। नीट जेई डायरेक्ट 99% न्यूमेरिकल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल डिपेंड होते हैं फॉर्मूले पे। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या पता चाहिए? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ही गलत हो गया, विषय खत्म। सो डेल्टा RH क्या अंग्रेजी में बोलो, क्या ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंड इट इज गिवन बाय समेशन। इसको क्या बोलते हैं? समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड।
bond enthalpy of which bond? Product bond. Summation bond enthalpy of reactant bond minus summation bond enthalpy of product bond. This gives you enthalpy of reaction. ठीक है, अब इसके आगे समझना चाहिए आपको हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड. सो रिएक्टेंट में देखना कौन से बॉन्ड है, कौन से एन ट्रिपल बॉन्ड है. कितने बॉन्ड है, एक है कि तीन है? एक है. ध्यान में रखना, क्योंकि इसको लगने वाली एनर्जी एक ही रहेंगी ना. कौन सी रहेंगी? वो ऐसी रहेंगी. ये मॉलिक्यूल कितना है? एक. और इसका जो बॉन्ड रहेगा तो इसमें मॉलिक्यूल कितना है? एक. तो 1 into डेल्टा H0 ऑफ which बॉन्ड? NN बॉन्ड. ठीक है, अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने HH बॉन्ड है? एक मॉलिक्यूल. पागल चलेगा तुम्हें. एक मॉलिक्यूल कितने HH बॉन्ड है? एक. तो ऐसे मॉलिक्यूल कितने इधर? तीन. तो एक में एक, तो तीन में तीन. समझ गए? आप बोलेंगे ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इसमें, अब बताना बराबर, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? तीन. तो दो मॉलिक्यूल में 6. समझे क्या? तो इधर कितने NH बॉन्ड है? सांगा. असं काय नाही म्हणत मी, आताच्या याच्यात नाही म्हणत. उद्या कालचं लिहून नाही आणलं तर रागवतो. ठीक है. तो बघा इकडे, तो एक में कितने NH है? 3. तो दो में कितने हो गए? 6. ठीक है. इसमें एक में कितने HH है? एक. तो तीन में 3 है ना. एका मुलाला एक चॉकलेट, तो 3 मुलाला 3. नहीं आठवलं तर असं विचारायचं. ठीक है, चलो. तो बताओ और रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड है? HH. 3 into डेल्टा H0 ऑफ which बॉन्ड? HH बॉन्ड. 1 into डेल्टा H0 ऑफ NN बॉन्ड प्लस 3 into डेल्टा H0 ऑफ HH बॉन्ड. ये हो गया समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड. हो गया माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड. 1 into ये हो गया. रिएक्टेंट समझ गए? हाँ बोलो, कौन सा बॉन्ड है प्रोडक्ट में? सिर्फ पूरे बोलो यार. NH. कौन सा है? NH. कितने हैं? वेरी गुड. मॉलिक्यूल 2 है. मेरी भाषा समझो आप. ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूं? मॉलिक्यूल कितने हैं? 2. ये NH बॉन्ड कितना है एक मॉलिक्यूल में? 3. तो 2 मॉलिक्यूल में 6. तो इसलिए 6 into डेल्टा H0 ऑफ which बॉन्ड? NH बॉन्ड. ठीक है, आपको वैल्यूज दी होंगी न्यूमेरिकल में. 101% देते हो. ठीक है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख के इधर ही मल्टीप्लीकेशन करना, एक स्टेप में आंसर. ठीक है, समझ गए? दिस इज अबाउट द व्हिच एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी. क्लियर है साहब? तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, ध्यान में रखेंगे. हो गया ये सब? स्टैंडर्ड स्टेट ध्यान में रखेंगे. स्टैंडर्ड स्टेट किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेशर कितना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार. कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए? 1 मोलर. 1 मोलर मतलब 1 मोल्स पर लीटर. 1 मोल्स पर लीटर. उसके बाद टेम्परेचर कितना चाहिए? 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना चाहिए? 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. ये क्या चाहिए? टेम्परेचर. टेम्परेचर चाहिए 298 केल्विन, दैट इज हाउ मच? 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस. Once more, pressure 1 atmosphere, that is how much bar? 1 bar. Concentration 1 molar, that is 1 moles per liter. And temperature 298 Kelvin, that is 25 डिग्री सेल्सियस. कितनी कंडीशन हो गई? 3. ये 3 कंडीशन आवश्यक है. कितनी कंडीशन? 3. डू यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 3 कंडीशंस. ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट बोला तो दिमाग में ये 3 कंडीशन आनी चाहिए हमेशा. ठीक है, अब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब क्या? 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस. क्या बनाना है? 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. जैसे मेरे पास है मीथेन. ये रिएक्शन आपको लिखते आनी चाहिए.
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या, पहले तो ये समझो। जैसे मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल अगर पूछा तो सबसे पहले तो मिथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आना चाहिए हमें, व्हाट इज मिथिल अल्कोहल, ठीक है। तो जो है मैंने लिख दिया। अब इसमें देखना है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल ने कोई भी सब्सटेंस लो, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, 1 मोल हमें क्या बनाना है, मिथिल अल्कोहल। प्योर मतलब उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं बनना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट में कौन होना चाहिए, मिथिल अल्कोहल। प्योर का मीनिंग समझ गए, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन जो ऑलरेडी लिया है। ऐसे चेक करना है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फ्रॉम इट्स व्हिच एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो कुछ सब्सटेंस की मैं स्टैंडर्ड स्टेट लिखा के दे रहा हूं, स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे आपको कार्बन है तो कार्बन जो हम यूज करते हैं वो डायमंड भी नहीं यूज करते और ग्रेफाइट यूज करते हैं। तो कार्बन अगर लिखना है हमें तो कार्बन क्या लिखना, ग्रेफाइट, ये रखना पड़ेगा। कार्बन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन, ग्रेफाइट। हाइड्रोजन लिखना है तो क्या लिखनी पड़ेगी, H2 गैस। हाइड्रोजन लिखना है तो क्या लिखनी पड़ेगी, H2 गैस। ऑक्सीजन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, O2 गैस। नाइट्रोजन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, N2 गैस। ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, N2 गैस। और इन सबको उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में बनाने की जरूरत नहीं है। अब उनको बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बने हैं, तो उनके बनाने के प्रोसेस में कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगी। और इसलिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर व्हिच स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, कौन सी बात, डेल्टा H0F, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और O2 और H2 और Cl2 गैस, F2 गैस, जो भी है, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है, कार्बन, ग्रेफाइट, इन सब की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0। जनरली आपको 3 का काम हमेशा गिरता है, ये जो मैंने पहले बॉक्स में लिखा है, इनका काम हमेशा गिरता है, ठीक है। चलो सब बोलेंगे, कार्बन, सी ग्रेफाइट, वंस मोर, कार्बन, सी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, H2 गैस, नाइट्रोजन, N2 गैस, ऑक्सीजन, O2 गैस, ठीक है। वंस मोर, कार्बन, सी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, H2 गैस, ऑक्सीजन, O2 गैस, नाइट्रोजन, N2 गैस। क्लियर है, ये आपको लेना है। अभी मेरे को मिथिल अल्कोहल बनाना है, मिथिल अल्कोहल, तो क्या करना, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो 1 मोल मिथिल अल्कोहल प्रोडक्ट में लिख देना, 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैसे बना है, सब देखो कैसे बना। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन, तो क्या लिखूं, सी ग्रेफाइट, प्लस दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, बराबर, हाइड्रोजन तो H2 गैस, H2 गैस। तीसरा कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो O2 गैस। हो गया, ये लिखना पड़ता है, स्टेट हो गया। फिर बैलेंस करना, कार्बन कितने चाहिए, 1 दिखता है ना, कार्बन कितने चाहिए, 1 है, हाँ। हाइड्रोजन टोटल गिनो कितने चाहिए, 3 और 1 4 तो कितने, H2, ट्वाइस H2। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1, तो 33 से मल्टीप्लाई करना, हाँ, होगी रिएक्शन। 1 मोल मतलब करो मल्टीप्लाई 2 से, हमें हाफ नहीं चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कहना है 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तब कहते हैं एंथैल्पी। डू यू अंडरस्टैंड, कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब कोई एंट्रेंस की रिएक्शन में इसका काम गिरता है, वो हमें सिर्फ इतना देता है, वो देता है डेल्टा, ऐसे लिखा जाता है इसको, पढ़ो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल, वो इसकी वैल्यू दे देता है। और वैल्यू से, वैल्यू का तो कोई लेना देना नहीं, वैल्यू तो वो खुद देगा ही। इससे हमें रिएक्शन लिखते आनी चाहिए। अब बताओ, ये रिएक्शन बहुत इजी है और बहुत सारे क्वेश्चन में देती है। पहले तो अंग्रेजी में पढ़ो, क्या ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2,
मतलब CO2 यूज करना है कि बनाना है? बनाना है। क्या लिखूं, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? तो आपको पता चाहिए कि प्रोडक्ट मतलब एरो के इधर की उधर, हाँ उधर। क्या लिखूं उधर? CO2। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस। कार्बन कितने हैं? एक, इधर भी एक। कार्बन ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 2, हो गया। पानी फर्स्ट, पानी डेल्टा एफ H0 ऑफ H2O, इसका लिखना है फर्स्ट। कहां लिखूं H2O? प्रोडक्ट में कि रिएक्टेंट में? ठीक है। कैसे बना? तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? नाम बोलो, नाम। नाम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ, अब बैलेंस करना। हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2। कितने? 2 है, हो गई बैलेंस। हाँ नेक्स्ट, ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1 है, कितने? 2, सो मल्टीप्लाई बाय। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। बस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही आते मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। बस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको पढ़ेंगे अंग्रेजी में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब हम किसी को जलाते हैं तो जलाने के लिए सबसे पहले अविनाश किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो जलती हुई मोमबत्ती भी क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर किसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, मतलब उसको जला रहे, और जलने के बाद बाहर वालों को क्या लगता? गरम गरम। मतलब वो रिएक्शन के दौरान वो जलते हुए क्या रिलीज करता है? एनर्जी, हीट एनर्जी। और इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव। यार बाहर जा रही है, जिसमें बाहर जाती है उस रिएक्शन को कहते हैं, कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाहर जा रही है, हम टॉकिज से बाहर निकलते हैं, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाओ। तो एक्सोथर्मिक मतलब बाहर जाओ, हीट एनर्जी, बाहर जाओ। ठीक है, तो ध्यान में रखो। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक बाहर जाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट है। भूल जाते हम, बाहर का अंदर कर दिया आपने, विषय खत्म। -1, 5 का -1। ठीक है, तो एक्सो बाहर जाओ, कौन? हीट एनर्जी, बराबर। तो जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर जाती है, आप सब बोलने का तुम्हारा सांगतो, ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी कहां जाती है? बाहर, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और उसका डेल्टा एच हमेशा रहता है निगेटिव। कैसा रहता है? निगेटिव। और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी अंदर आती है, एब्सॉर्ब होती है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। और उसका डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। बाहर जाओ निगेटिव, अंदर आई पॉजिटिव। कंबशन जब होगा तो जिसको जलाएंगे उसके जलने की वजह से हीट एनर्जी कहा जाती है? बाहर। क्योंकि बाहर वाले कैसा महसूस कर रहे हैं? गरम गरम, ठंडा ठंडा। गरम गरम मतलब इसने हीट एनर्जी दी है। तो ऑल कंबशन रिएक्शन ऑलवेज कीप इन योर माइंड, all combustion reactions are always exothermic and their delta H are negative. ध्यान में रखेंगे ऑलवेज। ठीक है, क्वेश्चन आता है among the following which one have the negative value of delta H? अब पहचान लेना कौन सी कंबशन है, जो कंबशन है वो उसने डेल्टा एच। आप बोलेंगे आम्हाला कसं माहित, कसं निगेटिव्ह, कसं काय, एवढ्या व्हॅल्यू पाठ करायच्या का? पाठ नाही, कॉन्सेप्ट पाठ करायचा। ओळखायची कोणची कंबशन आहे, तुम्हाला कंबशन कोणची आहे, कशी ओळखायची? हे कंबशन आहे, ज्याला ऑक्सिजन सोबत जाळला ती कंबशन। जाळला का नाही तुम्हाला दिसत नाही, पण ऑक्सिजन दिसतो, बरोबर। तो ही कोणची झाली? कंबशन। कारण कोणासोबत रिएक्शन होत आहे? ऑक्सिजन जळला, CO2 बनला। ठीक आहे, ही सुद्धा काय झाली? कंबशन। आणि कंबशन मध्ये जी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होते तिचंच नाव आहे एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन। आणि स्टँडर्ड स्टेट मध्ये जर त्याला जाळलं तर तिचं नाव आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन। काय नाव आहे तिचं? स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन। कळलं? मग या दोघांची दोन्ही बघा, ही काय आहे?
ही आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. पण कंबशन कोणाचं होत आहे? कार्बनचं. जाळत कोणाला आहे? कार्बनला. इथे जाळत कोणाला आहे? बरोबर. म्हणून ही एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 राहील, पण एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कोणाचं कंबशन करताय? कार्बन. CO2 चं कंबशन करताय का? त्याला जाळत आहे का? ज्याचा जाळत आहे त्याचं कंबशन होत आहे. जाळणे म्हणजे कंबशन. तो ज्याला कोणाला जाळतंय? CO2 ला नाही. कोणाला? कार्बन. म्हणून जेवढी एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आहे तेवढीच काय राहील? स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सी ग्रॅफाइट. व्हॅल्यू सेम राहील दोघांच्या, परंतु फॉर्मेशन ऑफ CO2 आणि कंबशन ऑफ कार्बन. फॉर्मेशन ऑफ CO2, कंबशन ऑफ कार्बन. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. CO2 च्या फॉर्मेशनची रिएक्शन आहे आणि कार्बनच्या कंबशनची रिएक्शन आहे. फॉर्मेशन ऑफ CO2 अँड कंबशन ऑफ कार्बन. इथे तसंच सी ग्रॅफाइट रिएक्ट्स विथ O2 कंबाइंड टू फॉर्म विच गॅस? CO2 गॅस. ठीक आहे. इथे पण H2 गॅस रिएक्ट्स विथ हाफ O2 कंबाइंड टू फॉर्म विच लिक्विड? H2O लिक्विड. H2 गॅस रिएक्ट्स विथ हाफ O2 कंबाइंड टू फॉर्म H2. हे सांगा, हे कशाची कंबशनची रिएक्शन आहे? हायड्रोजन. कोणाची? हायड्रोजन. कळलं सर्वांना? कळलं? एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन म्हणजे काय? इट इज द चेंज इन एन्थॅल्पी when 1 mole of pure substance is completely burned in the presence of excess of oxygen. Excess of oxygen च्या प्रेझेन्स मध्ये जेव्हा 1 मोल सबस्टन्सला आपण पूर्ण बर्न करू, पूर्ण बर्न केल्यानंतर जी चेंज इन एन्थॅल्पी होईल तिचंच नाव आहे काय? एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. आता इकडे लक्ष द्या. एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन झालं काय? आता मी CH4 लिहितो. CH4 ची मला एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिहायची आहे. कसं लिहू? फास्ट. डेल्टा H0 ऑफ CH4. वाचा इंग्रजीत. म्हणा स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ CH4. कोणची आहे माहित पडली का? ठीक आहे. F लिहिला तो का म्हणा? फॉर्मेशन. आणि C लिहिला तर का म्हणा? कंबशन. सो स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4. आता ह्या दोनच्या रिएक्शन मध्ये काय फरक आहे? ठीक आहे. आता सर्वात महत्वाची गोष्ट इथे काय म्हणते? या फॉर्मेशन म्हणजे काय करायचं आहे? फॉर्म करायचा आहे की रिॲक्ट करायचा आहे? फॉर्म. फॉर्म म्हणजे कुठे पाहिजे? रिॲक्टंट की प्रोडक्ट? प्रोडक्ट. म्हणून इथे CH4 आपल्याला प्रोडक्ट मध्ये पाहिजे. कुठे पाहिजे? प्रोडक्ट मध्ये. आणि इथे जर तुम्ही बघाल काय करायचं आहे? त्याचं कंबशन म्हणजे काय करायचं आहे? जाळायचं आहे. कोणासोबत? ऑक्सिजन सोबत. दोघं कुठे जळणार? प्रोडक्ट मध्ये की रिएक्टंट मध्ये? रिएक्टंट. म्हणून इथे CH4 कुठे पाहिजे? रिएक्टंट मध्ये. कोणासोबत जाळला? ऑक्सिजन सोबत. म्हणून इथे O2 घेतला. ठीक आहे, O2 घेतला. आता जाता येतेच कॉन्सेप्ट आहे कंबशनचा. जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर. ध्यान में रखना. ठीक है. किती पाणी? हाफ पाणी. जेवढे हायड्रोजन त्याच्या. ज्यांना नाही माहित असेल कॉन्सेप्ट लिहून घ्यायचे, नोट डाऊन करून घ्यायचे. ठीक आहे. वन्स मोर. थर्मोडायनामिक्स नीट मध्ये 2 किंवा 3 क्वेश्चन, जेई मध्ये 1 किंवा 2 क्वेश्चन, सीईटी मध्ये 2 किंवा 3 क्वेश्चन लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आणि हे सगळे नॉलेज तुम्हाला नीट, जेई, सीईटी बोर्डची शिकवण्याची पद्धत वेगळी, सीईटी नीट रिव्हिजनची पद्धत वेगळी. बरोबर? लक्षात ठेवा. ह्या युनिटवर तुम्हाला काय येत नाही? थेरी खूप कमी येते. काय येते? न्यूमरिकल. तो न्यूमरिकल तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. त्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी आहे. ठीक आहे. डेफिनेशन नाही विचारणार सीईटी मध्ये तुम्हाला. व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन पण माहित पाहिजे आपल्याला. समजली डेफिनेशन? आपल्या भाषेत लक्षात ठेवायची. 1 मोल सबस्टन्सला एक्सेस ऑफ ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये पूर्णपणे बर्न करायसाठी जी काय लागली? एनर्जी किंवा जी काय चेंज झाली? एन्थॅल्पी. तिचंच नाव ठेवलं एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4. काय नाव ठेवलं तिचं? एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4. So what is this enthalpy of combustion of CH4? Do you understand? So this is the enthalpy of combustion of CH4. आता सांगा रिएक्शन. काय कॉन्सेप्ट? सब बोलेंगे. क्या कॉन्सेप्ट? जितने कार्बन
उतने CO2। सब बोलेंगे वंस मोर, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, नहीं कल अगर नहीं आया ना ध्यान में रखना सिर्फ, ठीक है। वंस मोर, जितने कार्बन उतने CO2, ठीक है, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हायड्रोजन उसके हाफ वॉटर। असं वाटतं डायरेक्ट 9 वाजेपर्यंत घेऊन घ्या, वाटतं असं मन तुमचं जायची इच्छा होऊन राहिली का? हा नाही होत आहे ना, माझी नाही सोडायची इच्छा, ठीक आहे। जेवणच्या मागे नका लागू, शक्तीच्या मागे लागा, जेवण मागे धावतील तुमच्या। पहा इकडे लक्ष द्या। झालं बघा इकडे, रिएक्शन तू उद्या कंप्लीट, जा तुम्ही, ठीक है। तो जितने कार्बन उतने CO2, जितने कार्बन उतने CO2, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है, ठीक है। याला लागून जो नंबर असतो तो त्याचा असतो, या तू भेट, तू सांगतो कोणता नंबर राहते, अच्छा वाला, ठीक है। याला लागून कोण आहे? हा हायड्रोजनला लागून आहे, म्हणून हे हायड्रोजन तुम्ही म्हणाल याला तर कोणीच लागून नाही, जिथे कोणी नसतो तिथे वन असतो, देव नसतो नाही, होय असतो, पण इथे वन असतो, ठीक आहे। तो वन, मग कार्बन किती आहे? 1, मग जितने कार्बन उतने CO2, कितने कार्बन तो कितने CO2, 1 CO2, ठीक आहे। ह्या कॉन्सेप्टवर नीटचे क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल, ह्या कॉन्सेप्टवर लक्षात ठेवा। हे जसं तुम्हाला थोडाफार विश्वास आला असेल ना आता की यार ह्या म्हणते तर बरोबर येतच असेल, ठीक आहे, ठीक आहे, तो लक्षात ठेवा। ह्या कॉन्सेप्टवर क्वेश्चन येईल, तुम्हाला सांगतो नीट वाले, ठीक आहे। आता आलते ना आपल्या स्कॅन्डिनेव्हियन ट्रायबॉसिटी, कशी मजा आली, अशीच मजा येणार आहे या युनिट मध्ये। पण शोकांतिका अशी आहे की यार ह्या कॉन्सेप्ट नाही लढणार, ठीक आहे, म्हणून एवढं बोंबला लागते। वाजू नका आता, मी वाजवीन, ठीक आहे। पहा इकडे किती कार्बन आहे, किती कार्बन आहे, हाइड्रोजन किती आहे? जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वॉटर, उसके हाफ वॉटर, लक्षात ठेवा। किती वॉटर पर्यंत, थांबा आता डेमो देतो तुम्हाला, सांग तिला, सांग, ते बडबड करून उभी राहा, तुझ्या बाजूची कोण नाही जाण, तुला उभी कर तिला, हा तू रेड, हा उभी राहा तू, लवकर उभी राहा, लवकर, बर बसूनच सांग किती वॉटर मॉलिक्यूल बनेल। आतापर्यंत तर आन्सर पोहोचलं असेल, ठीक आहे, जाऊ द्या। तो हाऊ मेनी वॉटर, 2 की 4? 2, ठीक है। रिमेनिंग वी डिस्कस, यार तुमची ट्यूशन राहते। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, an under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।